Hello everyone, welcome back to my channel Easy to Remember. Our today's topic is price research part 3. So this will be the last part of our topic price research. So let's start with our today's video, but before that please hit the bell icon at the right and do subscribe my channel. So let's start. As I already told you all in the last previous two videos that price research is a very wider concept, so I divided it into three parts, part 1, 2 and 3. So part 1 and part 2 we already covered in the previous two videos, and this is the last video for part 3 for this topic. Part 3 is the last video. In this video we will be covering methods of pricing, both methods cost oriented as well as market oriented. So let's start with our third part. Let's move ahead. Methods of pricing. This methods of pricing means price के लिए, price of a product decide करने के लिए there are two types of methods. First is cost oriented, means on the basis of cost, and the other one is market oriented on the basis of market. कॉस्ट और मार्केट दोनों के बेसिस पे तुम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हो, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू डिसाइड द price on the basis of cost as well as on the basis of market. So that we are going to study in this video. So cost oriented we have cost plus method, markup, break even, target return, marginal cost and early cash recovery. And market oriented methods में we have going rate, differentiated, perceived value, sealed bid, two part and demand backward. So now let's study both these methods in detail. First we are going to concentrate on cost oriented methods. उसके अंदर हमारा सबसे पहला मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. अभी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट इसमें क्या होगा, कॉस्ट में कुछ तो भी ऐड होगा, कुछ तो भी प्लस होगा. अब वो क्या होगा दैट वी विल सी टू इट. द कंपनी कंसीडर्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन. तो ये मेथड में क्या होता है, कंपनी क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखती है. पहला तो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट उसको कंसीडर करती है, और प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी ने मार्जिन सोच के रखा होता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज उन्होंने सोचा होता है कि इतना प्रॉफिट मार्जिन आई हैव टू अर्न फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. तो कंपनी कंसीडर्स प्रोडक्शन का कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन. सेकेंडली द प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. प्रॉफिट मार्जिन जो उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको उस प्रोडक्ट से अर्न करना है, वो प्रॉफिट मार्जिन दे विल कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, उनका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो प्रोडक्ट के कॉस्ट पे कैलकुलेट करके उसमें ऐड करेंगे एंड देन फाइनल प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल करेंगे. थर्डली द प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट टू अराइव एट द सेलिंग प्राइस. जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कंपनी जो है वो सबसे पहले उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट हुआ है वो कॉस्ट और उनका एक सेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो प्रॉफिट मार्जिन को वो लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट करेंगे. देन दोनों को ऐड करके एक फाइनल फिगर आएगा, दैट फिगर पे दे विल बी सेलिंग द प्रोडक्ट एंड दैट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट. So the formula becomes selling price is equals to cost plus profit margin. For example, if cost of any product, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर ₹100 है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, एंड कंपनी ने डिसाइड किया है, फर्म ने डिसाइड किया है कि उस प्रोडक्ट के कॉस्ट पे 10% उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा. प्लीज़ ध्यान से सुनिए, कॉस्ट अगर कंपनी ने डिसाइड किया है प्रोडक्ट का ₹100 पर यूनिट है, और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने डिसाइड किया है 10% ऑन कॉस्ट,
10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट। ये मैंने 3 बार इसीलिए बोला सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट कि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पे। यानी कि 100 रुपीज़ जो उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का दिया है, उस 100 रुपीज़ पे उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 10%, वो कैलकुलेट होगा और उस कॉस्ट में ऐड होगा, फिर जाके हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। सो द सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, ₹100, that is cost, plus 10%, that is the profit margin on cost, profit margin on cost, which will be equal to ₹110। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट हमारा कितना था प्रोडक्ट बनाने का, 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस हमने क्या कंक्लूड किया है, 110। तो 10 रुपीज़ जो है यहाँ वो हमारा प्रॉफिट है, जो हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट मार्जिन को कॉस्ट पे कैलकुलेट करने के बाद। सो दैट इज़ व्हाट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज़ ऑल अबाउट, कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो डिसाइड करो, प्रॉफिट मार्जिन रखो, उस प्रॉफिट मार्जिन को कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करके फिर कॉस्ट में ऐड करके एक सेलिंग प्राइस पे अराइव होना है। सो दैट इज़ व्हाट cost plus pricing method is all about. Let's see our next method, that is markup pricing. Markup pricing means what? Markup का मतलब क्या होता है, markup और profit is calculated as a percentage on the selling price. Markup मतलब एक particular amount होता है, एक particular percentage होता है, profit का जो सोचा होता है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। एज वी स्टडीड इन द लास्ट स्लाइड दैट उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो था वो कॉस्ट पे कैलकुलेट हो रहा था, एंड इन दिस मार्कअप जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा। सो मार्कअप्स आर जनरली हायर ऑन सीजनल आइटम्स। तो ये टाइप के जो मार्कअप्स होते हैं वो जनरली सीजनल आइटम्स पे अप्लाई होता है। सो वाई हमेशा सीजनल आइटम्स पे मार्कअप प्राइसिंग अप्लाई होता है, बिकॉज सीजनल आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीज़न होने पे ही उसका सेल्स होता है, और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाएगा या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड्स का ट्रेंड निकल जाएगा तब उसका सेल्स लो हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न टू कवर द रिस्क ऑफ नॉट सेलिंग दोज प्रोडक्ट। वो कवर, अपना जो भी रिस्क है वो रिकवर करने के लिए वी अप्लाई द मेथड ऑफ मार्कअप प्राइसिंग ऑन सीजनल आइटम्स। सो लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर द सेम। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस percentage markup of sales, or another formula is selling price is equals to unit cost divided by 1 minus desired return. So let's see the example where the cost of the product is ₹100 per unit and profit margin is 20% on sales. 20% on sales. 20% on sales. So you need to concentrate on this thing that it is on sales. So here we are calculating the profit margin on sales. But last जो हमने पढ़ा था cost plus pricing, उसमें profit calculate होता था on cost, and here we calculate the profit on sales. So let's try to solve this. So selling price is equals to, हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला से ये सॉल्व किया है, दैट इज़ यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिज़ायर्ड रिटर्न। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1 माइनस 0.2। 0.2 कहाँ से आया, 20%। तो व्हेन यू कैलकुलेट द 20%, इट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.2 आएगा। सो 0.2 इज़ नथिंग बट 20%। सो 100 माइनस 100 divided by 1 minus 0.2, which is nothing but 100 divided by 0.8, and when you divide 100 by 0.8 you get 125 as the answer. So that is how you get selling price. अभी cost हमारा था 100 रुपीज़
प्रॉफिट मार्जिन था 20% ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस है 125, कॉस्ट 100, सेलिंग प्राइस इज 125, सो द डिफरेंस ऑफ दीज बोथ दैट इज 25 रुपीज़ जो है वो हमारा प्रॉफिट है विच वी हैड कैलकुलेटेड ऑन selling price. So this is what markup pricing method is and how it works. It mostly works on seasonal items. So our next method is break even pricing. break even मतलब क्या होता है, एक ऐसा particular level of sales जहाँ पे you have to cover all the relevant cost. एक ऐसा लेवल, सेल्स का एक ऐसा लेवल जहाँ तुम्हारा सारे टाइप का कॉस्ट दैट इज़ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है. सो दैट इज़ द लेवल, द पॉइंट वेर इट इज़ गेटिंग ब्रेक इवनली. मतलब तुम्हारा सेल्स भी कवर हो रहा है प्लस तुम्हारा कॉस्ट भी कवर हो रहा है. सो दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट. सो दैट्स व्हाट ब्रेक इवन प्राइसिंग इज़ अबाउट. द प्राइस एट विच सेल्स रेवेन्यू is equals to cost of goods sold where there is no profit and no loss. जहाँ पे तुम्हारा जो सेल से रेवेन्यू आया है वो तुम्हारा जितना वो खर्चा हुआ वो बनाने में उससे मैच हो रहा है, इक्वल हो रहा है. जहाँ तुमने ना प्रॉफिट कमाया ना कुछ गवाया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो प्राइस को ब्रेक इवन प्राइस बोलते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर with the help of examples. First example is fixed cost is equals to rupees 2 lakhs. 2 lakhs हमारा fixed cost है. Variable cost is equals to rupees 10 per unit. Variable cost per unit 10 rupees है. And selling price is rupees 15 per unit. Selling price उन्होंने दिया 15 per unit. And we have to here find it out कि कितना सेल्स, मतलब कितना यूनिट्स का सेल्स करने पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. सो दैट पर्टिकुलर यूनिट वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो द फॉर्मूला फॉर दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसको, कि ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे उतने यूनिट सेल करने से यू विल नीदर हैव प्रॉफिट नॉर लॉस. सो टू कैलकुलेट दैट ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय selling price minus variable cost per unit. So fixed cost upon that is divided by selling price minus variable cost per unit. अभी selling price minus variable cost per unit को हम contribution भी बोलते हैं. So we'll put the amount figures in our formula. So 2 lakh divided by 15 that is selling price minus variable cost per unit is 10 which is equals to 2 lakh divided by 5 that is nothing but 40 units. तो हमारा break even point हमने calculate किया that is 40,000. So 40,000 हमारा वो यूनिट है कि 40,000 यूनिट्स सेलिंग प्राइस 15 है, मतलब 40,000 यूनिट अगर हम 15 रुपये पर यूनिट में बेचेंगे तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है. सो नीचे मैंने उसको और क्लैरिफाई किया है. सो व्हेन द फर्म सेल्स 40,000 यूनिट्स इट विल हैव नो प्रॉफिट नीदर लॉस. अगर 40,000 यूनिट 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचेंगे तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. व्हेन द फर्म सेल्स मोर देन 40,000 यूनिट्स इट विल मेक अ प्रॉफिट. अगर हमने एक ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कि इतने पॉइंट पे हमारा कॉस्ट कवर हो रहा है और अगर 40,000 से ज़्यादा हमने बेचे यूनिट्स तो हमें प्रॉफिट होगा. 40,000 से कम यूनिट्स हमने बेचे तो हमें लॉस होगा. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव क्लैरिफाइड डाउन. व्हेन द फर्म सेल्स लेस देन 40,000 यूनिट्स इट विल मेक अ लॉस. So if the firm is unable to sell the 40,000 units then it may increase its selling price accordingly. मतलब कि 15 रुपये पर यूनिट में अगर एक फर्म को 40,000 यूनिट बेचने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने सेलिंग प्राइस को 15 रुपये से बढ़ा सकता है. वो इंक्रीज़ करके 16, 17, 18, 19, 20 कर सकता है जस्ट टू इंक्रीज़ द यूनिट ऑफ सेल्स, ताकि वो 40,000 से ज़्यादा सेल कर सकें. 40,000 से ज़्यादा सेल करना मीन्स प्रॉफिट अर्न करना एंड 40,000 से कम
मीन्स लॉस होना। सो ये 40,000 हमने ब्रेक इवन पॉइंट, एक हमने पॉइंट बनाया है कि इससे ज़्यादा करोगे तो प्रॉफिट होगा, इससे कम सेल्स करोगे तो लॉस होगा। सो दिस इज़ व्हाट ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट मेथड है हमारा टारगेट रिटर्न प्राइस। द फर्म सेट्स प्राइजेस टू अचीव द पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब फर्म जो है वो एक अपना टारगेट प्राइस सेट करती है कि उस टारगेट प्राइस पे उसको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव करना है। सो दैट इज़ व्हाट टारगेट रिटर्न प्राइस इज़ अबाउट। This method ensures that prices exceed all cost and thereby contribute to profit. यहाँ पे मेथड इंश्योर करता है कि उसके जो प्राइसेस वो सेट करती है वो कॉस्ट से एक्सीड होना चाहिए सो दैट वो प्रॉफिट अर्न कर सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 10,000, ROI that is return on investment equals to 20%, cost is equals to rupees 5,000 and the sales which they are expecting is 1,000 units. So the formula to calculate the target return price, जो प्राइस उनको सेट करना है in order to achieve the level of return on investment, वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। सो द फॉर्मूला इज कॉस्ट प्लस रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू इन्वेस्टमेंट्स। जितना भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट होके वो कॉस्ट में ऐड होगा एंड देन सेल्स से डिवाइड होगा। सो कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय sales. So we'll put the figures in the formula where we'll get cost is equals to मतलब 5,000 plus 20% multiplied by 10,000, मतलब इन्वेस्टमेंट तुमने जो किया है उससे तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट मल्टीप्लाई होगा। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% और फिर उसको कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो यू गेट 7,000 and that divided by our expected sales that is 1,000. So the answer is 7. So हमारा टारगेट रिटर्न प्राइस TRP जो है वो 7 रुपीज़ पर यूनिट है कि अगर हम अपने यूनिट्स को 7 रुपीज़ पर यूनिट में बेचेंगे तो ही हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो 20% है वो हम अचीव कर पाएंगे। Understood? So the firm sets rupees 7 per unit in order to achieve 20% return on investment. So that is what target return price is all about. Our next method is early cash recovery. Very interesting method. यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट फोरकास्ट होता है, मार्केट रिसर्च होता है, फोरकास्ट होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे मार्केट की लाइफ कितनी होगी। तो उस फोरकास्ट में अगर हमें सजेशन मिल रहा है कि तुम्हारे मार्केट की लाइफ शॉर्ट है, मतलब वो कम टाइम तक चलेगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्केट फोरकास्ट सजेशन हम क्या करते हैं, एक अपना प्राइस फिक्स करते हैं सो दैट हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है प्रोडक्शन में वो हमारी मार्केट लाइफ ख़त्म होने से पहले ही रिकवर हो जाए। सो मतलब यहाँ पे क्या है, when the market forecast suggests that the life of your market is likely to be short, so what the firm does, the firm will fix a price in order to realize the early recovery of investment, the investments which the firm has made in the production. The firm will try its best to recover that investment as early as possible before the life of the market gets completely disappear. तो उससे पहले उनका इन्वेस्टमेंट रिकवर होना चाहिए। तो उसके लिए जो एक प्राइस फिक्स होता है दैट इज़ अर्ली कैश रिकवरी. So this is mostly applied, this method is mostly applied in the cases of fashion related products और technology related products. मतलब fashion related product अभी मार्केट में ट्रेंड आता है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स क्लोथिंग्स, क्रॉप टॉप, बेल बटन जीन्स एंड
डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी ट्रेंड्स आते हैं मार्केट में, दैट डजेंट लास्ट लॉन्गर. वो पर्टिकुलर ट्रेंड कुछ समय के लिए ही होता है. तो अभी तुमने एज अ फर्म तुमने प्रोडक्शन किया क्रॉप टॉप का. जब तुम्हें पता चला कि क्रॉप टॉप का ट्रेंड है, तुमने प्रोडक्शन किया. अभी क्रॉप टॉप का ट्रेंड ही निकल गया एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्रॉप टॉप्स विद यू. तो तुम क्या करोगे, उतना ही मंगाओगे जितना डिमांड है, बिकॉज ट्रेंड्स चेंज होते हैं. और वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए तुम एक प्राइस फिक्स करोगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पता है कि तुम्हारा क्रॉप टॉप आगे नहीं चलेगा. लाइफ ऑफ द मार्केट इज़ लाइकली टू बी शॉर्ट बिकॉज ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग. तो यू विल फिक्स अ प्राइस. तो इसको हम बोलते हैं अर्ली कैश रिकवरी. सेम इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी में भी कैसा होता है, टेक्नोलॉजी इज़ नेवर स्टेबल. टेक्नोलॉजी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सेकेंड बाय सेकेंड इट कीप्स ऑन अपडेटिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. टेक्नोलॉजी कभी स्टेबल नहीं होता. कुछ ना कुछ अपडेट्स, न्यू वर्जन्स, न्यू टेक्निक्स आते रहते हैं. सो पीपल कीप ऑन चेंजिंग देयर प्रेफरेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल products. So mostly early cash recovery pricing method is generally adopted by fashion related or technology related firms. Large firms may enter the market with lower price in near future, forcing the existing firms to exit. मतलब ये जो फोरकास्ट हमने किया था मार्केट का, उसमें ये पता लगा कि लार्ज फर्म्स जो है वो फ्यूचर में कम प्राइस लेके मार्केट में आएगा. तो most of the consumers will get attracted to the lower price of those large firms. तो हमारे customers उनके पास चले जाएंगे because they are entering the market with a lower price. तो उससे मार्केट में ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट, वो क्या हो जाएंगे, फोर्सफुली उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा. because all of their consumers are being attracted towards the large firm जो enter हुआ है मार्केट में with their lower prices. So that is what early cash recovery is about. It's a very common sense point which normally a businessman or business person applies. Maximize short term revenues and reduce firm's medium term risk. Early cash recovery जो है वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज़ करता है. उन्हें पता है उनका मार्केट, उनका ट्रेंड, फॉर एग्जांपल क्रॉप टॉप जो था वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो ट्रेंड रहेगा. तो वो शॉर्ट टर्म जो था वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं एक प्राइस फिक्स करके. और मीडियम टर्म रिस्क, उनका जो रिस्क है कि ये चीज़ें फ्यूचर में नहीं बिकेगी, या अगर कोई न्यू फर्म यही चीज़ लेकर लो प्राइस में एंटर करता है तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा. सो दिस मीडियम टर्म रिस्क जो है वो इस मेथड से, अर्ली कैश रिकवरी मेथड से वो रिड्यूस होगा. So that is what early cash recovery method helps to maximize short-term revenues and reduce firms' medium-term risk. Let us move ahead to market-oriented method. अभी तक हमने पढ़ा cost-oriented methods which were affecting the pricing. अभी हम पढ़ेंगे market-oriented method क्या क्या है जो अप्लाई कर सकते हैं. तो in that the first one comes is going rate pricing. ये नाम से ही हमें पता चल रहा है. गोइंग रेट मतलब जो रेट मार्केट में चल रहा है, गोइंग रेट प्राइसिंग. सो लेट्स मूव अहेड. सेटिंग प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्राइस इन द मार्केट. मतलब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस चल रहा है, उसके बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस रखना. दैट इज़ व्हाट गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है कि ऑनगोइंग कंपिटिटर्स का जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वही हम भी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अवर कंपिटिटर इज सेलिंग ₹300 पर यूनिट, देन इवन वी विल कीप आवर प्रोडक्ट्स प्राइस ₹300 पर यूनिट. दिस इज गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड. सो लेट्स सी, उसमें क्लासिफिकेशंस है. ए, कंपिटिटर्स पैरिटी मेथड, मतलब कंपिटिटर को पेयरिंग करना है, सेम टू सेम वही प्राइस रखना है जो मेजर कॉम्पिटिटर्स के मार्केट में है. जो जो तुम्हारे मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का जो जो प्राइस रखा है सेम प्राइस यू विल कीप फॉर योर प्रोडक्ट्स. दैट इज़ कंपिटिटर्स को पेयरिंग करना, कीपिंग योर प्रोडक्ट्स प्राइस सेम एज दैट ऑफ योर मेजर कॉम्पिटिटर्स. सेकेंड क्लासिफिकेशन बी,
प्रीमियम प्राइसिंग, लिटिल हायर प्राइस देन मेजर कॉम्पिटिटर्स। मतलब तुम्हारे मार्केट में जो तुम्हारे मेजर कॉम्पिटिटर्स है, इफ़ दे आर सेलिंग देयर यूनिट्स फॉर ₹400, देन यू विल चार्ज अ लिटिल हायर देन दैट ऑफ योर प्रोडक्ट। वो 400 में सेल कर रहे हैं, तो मे बी तुम अपना प्राइस उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे, लिटिल हाई, दैट इज़ मे बी 450 फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, तो प्रीमियम प्राइसिंग में ये होता है कि तुम कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग से अपना प्राइस थोड़ा सा हाई रखोगे, लिटिल हाई। थर्ड क्लासिफिकेशन इज डिस्काउंट प्राइसिंग। उसमें क्या होता है, लिटिल लोअर प्राइस। मेजर कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग के हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस तुम लिटिल लो, थोड़ा सा कम रखोगे। इफ़ दे आर सेलिंग फॉर ₹400 पर यूनिट, देन मे बी यू विल रिड्यूस योर प्राइस फ्रॉम 400 to 350। यू विल सेल विद द प्राइस 350, मतलब मेजर कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा कम। सो गोइंग रेट मेथड इज़ पॉपुलर, इट टेंड्स टू रिड्यूस द प्राइस वॉर्स एमर्जिंग इन द मार्केट। प्राइस वॉर्स मतलब सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट अगर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं तो प्राइस वॉर्स होते हैं मार्केट में, कि वो 50 में बेच रहा है, वो 100 में बेच रहा है, ये 60 में बेच रहा है। सो प्राइस वॉर्स होते हैं कि जो कम बेचेगा उसके पास अट्रैक्ट होंगे कंज्यूमर्स। और ये मेथड अगर अप्लाई करें गोइंग रेट प्राइसिंग, कि जो कॉम्पिटिटर्स का प्राइस है वही हम रखें, तो इससे प्राइस वॉर्स नहीं होंगे मार्केट में। सो एंड ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। अभी एक ही चीज़ अगर हम 2-3 दुकानों में पूछे वो मार्केट में, तो समटाइम्स क्या होता है, वो चीज़ का वही प्राइस होता है मार्केट में बहुत सारे शॉप्स में। सो दैट मीन्स दे आर अप्लाइंग गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड टू देयर प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ व्हाट गोइंग रेट प्राइसिंग इज़ अबाउट, एंड कॉमनली जनरली यही मेथड यूज़ होता है। सेकेंड मार्केट ओरिएंटेड मेथड में सेकेंड मेथड है हमारा डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम रहेगा, तुम जो बेच रहे हो वो सेम प्रोडक्ट रहेगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द अदर फैक्टर्स तुम उसका प्राइस डिफरेंट चार्ज करोगे। तो अब इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। फर्स्ट, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, मतलब डिफरेंट कस्टमर्स को तुम डिफरेंट प्राइस चार्ज करोगे फॉर द सेम प्रोडक्ट। भाई तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे हो कंपनी में, एंड तुम्हारे फॉर एग्जांपल 2 कंज्यूमर्स हैं, उसमें से एक कंज्यूमर जो है वो तुम्हारा डेली कंज्यूमर है। मीन्स एवरी टाइम व्हेन ही वांट्स टू बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ही विल कम टू ओनली योर शॉप एंड ही विल बाय ओनली फ्रॉम यू। सो यू विल चार्ज हिम डिफरेंट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट बिकॉज ही इज़ योर डेली कस्टमर। एंड फॉर अ न्यू कस्टमर, अगर नया कस्टमर आ रहा है तो तुम उनको अलग प्राइस चार्ज करोगे एज़ कम्पेयर टू योर डेली कस्टमर। सो दिस इज़ व्हाट, सेम प्रोडक्ट के लिए तुम डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हो। सो इसको बोलते हैं कस्टमर के बेसिस पे, कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे तुम प्राइस को डिफरेंशिएट कर रहे हो। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा टाइम प्राइसिंग। डिफरेंट टाइमिंग और सीजन डिफरेंट प्राइसेस सेम प्रोडक्ट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सीजन या टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, अभी एसीज और फ्रिज अगर तुम लेने जाओ तो तुमको इफ़ यू गो इन अ समर सीज़न वो तुमको महंगा पड़ेगा। वाई? बिकॉज समर सीज़न में एसी एंड फ्रिज की डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो महंगा होता है। बट सेम थिंग एसी एंड फ्रिज अगर तुम विंटर सीज़न या रेनी सीज़न में ख़रीदने जाओ तो कंपैरेटिवली तुमको वही प्रोडक्ट का प्राइस कम मिलता है, कम में वो मिल जाएगा। सो हियर डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग एंड सीजन्स, उसी सेम प्रोडक्ट का तुमको डिफरेंट प्राइस मिलेगा डिफरेंट सीजन्स पे। सीज़न है तो वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में मिल सकता है, जैसे ही वो ऑफ सीज़न प्रोडक्ट हो जाता है तो वो तुम्हें कम प्राइस में मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और सीज़न द प्राइस इज़ गेटिंग डिफरेंशिएटेड। आवर थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ एरिया प्राइसिंग। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्राइसेस होते हैं सेम प्रोडक्ट के। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर परचेसिंग अ जीन्स फ्रॉम मुंबई, so that jeans cost you 850 rupees in Mumbai. The same jeans, same brand, when you go to purchase from other market area, for example
say if you go to purchase the same brand, same jeans from Delhi, so that will cost you 1200 rupees. तो डिपेंड करता है, डिफरेंट मार्केट एरिया में डिफरेंट प्राइजेस होते हैं सेम प्रोडक्ट के. तो हियर डिपेंडिंग अपॉन द एरिया के बेसिस पे प्राइस इज गेटिंग डिफ्रेंशिएटेड. आवर फोर्थ क्लासिफिकेशन इज प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग. मतलब डिफरेंट वर्जन्स ऑफ प्रोडक्ट आर प्राइस्ड डिफरेंटली. मतलब प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसका वर्जन्स अलग अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है सॉफ्ट ड्रिंक्स का. 200 ml की बॉटल लो सॉफ्ट ड्रिंक की, उसका प्राइस अलग होता है. 300 ml की बॉटल लो, उसका प्राइस अलग होता है. एंड 500 ml की लो, उसका प्राइस अलग होता है. तो प्रोडक्ट हमारा एक ही है सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन्स. तुम 200 ml ले रहे हो या 300 ml ले रहे हो, प्राइस अलग अलग है. अनदर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव इज टीवी, टेलीविज़न. एक ही कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग का टीवी लेने अगर हम जा रहे हैं, इफ़ यू आस्क द प्राइस फॉर सैमसंग टीवी ऑफ 32 इंच का सैमसंग टीवी का प्राइस पूछोगे तो वो अलग होगा. एंड सेम ब्रांड सेम टीवी तुम 42 इंच का पूछोगे तो प्राइस अलग होगा. तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है, सिर्फ वर्जन्स अलग अलग है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्जन्स आवर प्राइस इज गेटिंग डिफ्रेंशिएटेड. Our third cost-oriented method is sealed bid pricing. This type of pricing method is mainly adopted in case of large orders or contracts. It is mainly industrial buyers or government departments. For example, if government department is coming out with their government job, they will be upgrading their seal build, or they will be upgrading the recruiters about the particular seats of the job, and then accordingly recruiter will act as an intermediary and they will approach the general public, and then general public will apply for the post, and then the recruiters will give government department the general public as an employers. So firms submit sealed bids to advertisement for job in response. जैसे मैंने बोला government jobs, if government department is coming out with their government jobs, they will be giving their advertisements. मतलब recruiters को they will submit their sealed bids, and then responding to that advertisements or recruiters, general public will approach them. Buyer will expect the lower possible price, seller will provide the best quotations. So अगर कोई फर्म में ऐसा जॉब एम्प्लॉयमेंट सीट्स है, so they will give their best quotations to the advertising firms. An advertising firm, they have to buy those bids, so they will expect the lower possible price for the same. And to win this contract, the firm has to submit the lower price bid. अगर कोई फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट जीतना है, then they have to submit their bids at a lower price to the advertisement firms. So this is what, like, if some firm is coming up with new thing, or they require a particular group of person, they will give their sealed bid with quotations to an advertising company, that if the advertising company provides them with that much of persons and general people, then that company or firm will be giving some part, or it will give, like, if they provide 1 people to the firm, they will be giving particular amount for that 1 people, that you bring me 1 people, I will give you this much rupees to you. So that is how the whole bid is prepared. They submit their quotations to the advertisement firm. Depending upon how much they bring, they will provide. So this is how sealed bid pricing method works. Our fourth method is perceived value pricing. Perceived means what? Perceived is nothing but the perception which customers have towards a product. Price of the product is fixed on the basis of customers'
perceived value. As a firm, I will be giving the price to a product by studying or analyzing that in that market what perception the customers have towards my product. कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट को लेकर क्या सोचते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, ये जानने के बाद आई विल फिक्स द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट. So firms considers customers' perceived value as a primary factor and firm's cost as a secondary factor for fixing the price. तो जैसे पढ़ा हमने, फर्म जो है वो प्राइस फिक्स करने के लिए फर्स्ट दे सी कि वो जो प्राइस फिक्स कर रहे हैं उसमें उनका कॉस्ट रिकवर हो रहा है या नहीं. बट इन दिस प्राइसिंग मेथड प्राइमरीली सबसे पहला प्रायोरिटी दे विल गिव टू द कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू. सेकेंडली वो ये देखेंगे कि कॉस्ट रिकवर हो रहा है या नहीं. इट मीन्स प्राइमरी फैक्टर क्या है इस मेथड में, कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, एंड सेकेंडरी फैक्टर इज फर्म्स कॉस्ट. So perceived value is higher, price fixed will be higher. Perceived value is lower, price fixed will be lower. It means अगर कस्टमर का परसेप्शन हमारे प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा है, if the customer's perfection or perception regarding our product is higher, then we will charge higher price for the product or will fix the price of our product higher. अगर कंज्यूमर कस्टमर्स का परसेप्शन हमारे प्रोडक्ट को लेकर लो है, देन वी विल चार्ज लो प्राइस टू दी प्रोडक्ट. अवर लास्ट मेथड इज टू पार्ट प्राइसिंग. टू पार्ट प्राइसिंग में क्या होता है, नाम से वी कैन समवॉट वी कैन एनालाइज द टू पार्ट प्राइसिंग मीन्स दो पार्ट में प्राइसिंग. इट मीन्स टू पार्ट प्राइसिंग कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड फी प्लस वेरिएबल यूजेज फी. नाम में ही वी आर गेटिंग समवॉट आइडिया दैट ये मेथड में क्या होगा, टू पार्ट में प्राइसिंग डिवाइडेड होते हैं. एक प्राइस फिक्स्ड होता है फिक्स्ड फीस के नाम से, एंड अनदर प्राइस वेरिएबल यूजेज फी दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर यूजिंग और व्हाट यू आर गोइंग फॉर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज फर्म में कीप द फिक्स्ड फी मिनिमम सो एज टू एनकरेज द परचेज. फर्म विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द फिक्स्ड फी, जो उनका फिक्स्ड फी होता है वो मिनिमम रखेंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनकरेज होके परचेज करें. देन अकॉर्डिंग टू द फर्दर यूजेज दे विल कीप देयर प्राइस वेरिएशंस. फर्म अर्न्स द प्रॉफिट फ्रॉम द वेरिएबल यूजेज फीस. जो फिक्स्ड फी रखते हैं वो लोग उसमें से फर्म अर्न्स नो प्रॉफिट. मेन प्रॉफिट जो भी फर्म अर्न करता है दैट इज़ फ्रॉम वेरिएबल यूजेज फीस. नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस टू पार्ट प्राइसिंग कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है ज़्यादा. सो द एग्जाम्पल इज़ रिक्रिएशनल पार्क्स. रिक्रिएशनल पार्क्स में और हमने देखा है कि व्हेन वी गो हमारा एक एंट्री फीस होता है, फिक्स्ड एंट्री फीस होता है. से फॉर एग्जाम्पल 200 इज़ द एंट्री फीस फिक्स्ड. सिर्फ एंटर करने के लिए 200 है, बाकी आगे अगर अंदर जाके इफ़ यू हैव टू get the food you need to pay extra money for the food. If you want to use the rides you have to pay extra money for the ride. So ये जो food और rides के जो पैसे हैं that is variable usage fees. मेन प्रॉफिट जो फर्म अर्न करती है वो इन चीज़ों में से फूड एंड वेरिएबल जो राइड्स के लिए हम फीस चार्ज करते हैं, ये वेरिएबल यूजेज फीस से मेन प्रॉफिट फर्म्स अर्न करते हैं. एंट्री फीस मिनिमम ही रखते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए. So recreational parks, fixed entry fee is charged and we have to pay additional charges for various services used such as food, rides, etc. Next example is telephone companies like Jio. Any telephone companies when we consider उनका अलग अलग एक term plans होते हैं. So here I have taken example of a Jio in which when you recharge your phone, so what availability they give, that when you recharge they provide you Jio to Jio free calls. They give particular amount of free calls to you and charges money to extra calls. मतलब अगर तुम जियो से जियो वाले ही नंबर पे कॉल करोगे they will charge no fees for that. That calls are absolutely for free
बट अगर तुम जियो से कोई और कंपनी के फ़ोन को फ़ोन करोगे देन दे विल बी चार्जिंग एडिशनल चार्जेस फॉर योर कॉल्स. सो यर एक पार्ट जो है वो हमेशा फिक्स्ड है और दूसरा डिपेंड करता है अपॉन योर यूजेज. सो दैट इज़ व्हाट टू प्राइसिंग मेथड इज़ ऑल अबाउट. So thank you so much for watching my video, and if you like the content and presentations of my video, do like the video and do share it with your friends so that even they can take advantage of this video. And also, if anyone needs the notes of this topic, notes of any of my topics, do mention me and let me know in the comment box. And don't forget to subscribe my channel.